देखो जी, कल क्या किए थे हम लोग, थ्योरेटिकल पोर्शन डील कर चुके थे, ठीक है। मतलब दो चार्ज है तो सेम टाइप का है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपोजिट टाइप का है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आगे हम आपको बताएंगे रेयर केस में ऐसा भी होता है कि सेम टाइप वाला भी क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक। आज है जो कि पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। एक चीज समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सबसे बेसिक लॉ, जैसे कि आगे आप पढ़िएगा कोई भी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई भी फॉर्मूला आप पढ़िएगा तो ये आप समझ जाइएगा कि उसको कूलॉम्स लॉ के हेल्प से डिराइव किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या है, फंडामेंटल लॉ है किसका, हाँ, बेसिक लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलॉम नाम के जो साइंटिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना कि 2 पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज पहले हम तुमको समझा देते हैं कि क्या होता है। तो यहां समझना, पॉइंट चार्ज का क्या मीनिंग है कि कोई भी बॉडी है जिस पर आप क्या किए हैं कि चार्ज रख दिए हैं, ठीक है। तो बॉडी छोटा है या बड़ा है उसके बेसिस पर हम लोग केवल पॉइंट चार्ज नहीं बोल देते हैं। आप इस चार्ज के कारण कितना दूर में इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। सपोज करिए कि इसका जो रेडियस होगा, ये कैपिटल आर दे रहे हैं, ठीक है, और इसके कारण आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं स्मॉल आर दूरी पर। तो जितना दूर पर आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर इसका साइज बहुत कम हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। ये बात समझ में आ रहा है। अगर जो आर जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, कैपिटल आर से, माने इसके साइज वाला डायमेंशन से बहुत ज्यादा दूर पर अगर इसके कारण आप इफेक्ट देख रहे हैं तो ये वाला कैसा ट्रीट करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। बहुत सारा बच्चा के दिमाग में क्या रहता है, पॉइंट चार्ज जो पॉइंट पर है, ऐसा नहीं। इतना बड़ा स्फीयर भी है जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना दूर पर देख रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई भी बॉडी है जिसका कि मतलब समझ लो कि साइज जो होगा, सपोज करो कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पर कुछ चार्ज आप दे दिए, तो इससे अगर आप 1 किलोमीटर के दूरी पर देखना चाह रहे हैं तो 1 किलोमीटर, या ऐसा समझो कि 0.1 किलोमीटर के दूरी पर आप देखना चाह रहे हैं तो ये कितना हो गया, 0.1। किलोमीटर को लिखोगे कितना, 1000 मीटर, और 1000 मीटर को क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर। अरे 0.1 किलोमीटर को 1000 मीटर है, मीटर को 100 सेंटीमीटर। तो इसको तुम ऐसे कर करके देखो तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया ना, इतना सेंटीमीटर हो गया। तो नहीं लग रहा है तुमको कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला बहुत बड़ा डिस्टेंस है। 100 टाइम से ज्यादा होता है तो बहुत बड़ा डिस्टेंस टाइप का वो ट्रीट कर लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इस जगह पर इफेक्ट देखने के केस में ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे। क्या ये पॉइंट है, नहीं। लेकिन उस जगह पर अगर आपको इफेक्ट देखना है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर इससे आप 10 सेंटीमीटर के दूरी पर देखिएगा तो ये सेम चार्ज इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो आप क्या देखिए, ये चार्ज सेम है मगर इस पॉइंट पर वो कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। उस पॉइंट के लिए उस जगह पर अगर इसके कारण इफेक्ट देखना है तो, और इस जगह पर अगर इफेक्ट आपको देखना है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो समझ में आया कि पॉइंट चार्ज जो होता है वो केवल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, केवल चार्ज के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, दोनों पर। अपना डायमेंशन हो गया और जितना दूरी पर उसके कारण इफेक्ट देखना चाह रहे हैं उस पर। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं। एक मीटर का स्फीयर है, 1 मीटर का रेडियस का स्फीयर में इतना बड़ा समझ लो, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह लग रहा है, तुमको नहीं लग रहा है। लेकिन अगर 1 किलोमीटर के दूरी पर देखो तो 1000 मीटर ना हो गया जी। तो इसके रिस्पेक्ट में 1002 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो उस पॉइंट
पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। इस बात को आप समझिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? तो इस चीज को आप पहले ध्यान दीजिए। पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्लियर हुआ? तो जनरली ये सब फीलिंग लिया जाता है क्या कि पॉइंट चार्ज का मतलब अच्छा कोई छोटा सा चार्ज होगा, लेकिन ये समझिए कि कभी कभी बड़ा चार्ज भी कैसा बिहेव करने लगता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो कूलॉम थे ना वो क्या कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली एक रिजल्ट ला रहे हैं। तो इस बात को आप समझिएगा जी कि जो कूलॉम्स लॉ है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। एक होता है क्या कि पहले पेन और पेपर से क्या किया जाता है, किसी चीज को लाया जाता है, बाद में उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एक होता है कि थ्योरेटिकल होता है, उसके बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ये वाला जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट लाया गया। तो ये आप नहीं पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर क्या है कि कूलॉम ये लॉ दिए तो दिए, ये एक्सपेरिमेंट में देखे उसके बेसिस पर वो दिए। तो इनके हिसाब से क्या था कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है। बोर्ड के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि पहले जो फोर्स था वो प्रोपोर्शनल था किसके, Q1 इंटू Q2 के, फिर 1/r², सो वैसे बनाया जाता है। लेकिन वो सब करना नहीं है, आपको सीधे याद रखना है कि 2 पॉइंट चार्ज है जिसके बीच में डिस्टेंस कितना r। पॉइंट चार्ज का मतलब समझना जी। यहाँ पर फिर से एक बार, इसके रिस्पेक्ट में इसका दूरी इतना है तो इसके अलग अलग पोर्शन से उसका दूरी अलग अलग ना होगा जी। अरे बोलो यार। लेकिन चूंकि इसके रिस्पेक्ट में वो इतना दूर है कि इसका साइज, इसका डायमेंशन कोई मैटर नहीं करता, तो इसके हर पॉइंट से उसका दूरी क्या मानिएगा, सेम ही मानिएगा कि अलग अलग मानिएगा, सेम मानिएगा। बस ये इसीलिए पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया गया। अगर अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग चार्ज से इसका दूरी अगर अलग अलग होता, थ्योरेटिकली तो है लेकिन प्रैक्टिकली क्या मानेंगे कि एक ही है। लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर पर देखिएगा तो ये वाला ज्यादा नजदीक दिखेगा, ये वाला क्या है कि कम, ये वाला हाँ ज्यादा नजदीक दिखेगा, ये वाला ज्यादा दूर दिखेगा। समझा? तो पॉइंट चार्ज का ये मतलब हो गया, पॉइंट मास का ये मतलब हो गया कि जिस जगह पर आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं ना, तो आप मानिएगा कि पूरे से उतना ही दूरी पर है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पॉइंट चार्ज समझना पहले, कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा चार्ज होता है तो इसके हेल्प से यूज मैंने इंटीग्रेट वगैरह कर करके रिजल्ट लाया जाता है, लेकिन कूलॉम किसके लिए दिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो 2 पॉइंट चार्ज है, जिस एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरा का मैग्नीट्यूड Q2 है, और इसके बीच में डिस्टेंस r है। तो इस दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा वो K Q1 Q2/r² होगा। ठीक है, बोर्ड वगैरह पढ़ाया था प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, वो बोलने की जरूरत नहीं, ये वाला आपको याद है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो ये बोलने का जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं। तो F का वैल्यू K Q1 Q2/r² है। ये F क्या है समझना, तो F है फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। अच्छा, फोर्स बिटवीन 2 का क्या मतलब होता है, बहुत सारा बच्चा इसमें भी कंफ्यूज होता है। फोर्स बिटवीन दिस 2 मार्कर, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि दोनों पर इतना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस पर इसके कारण इतना फोर्स लग रहा है, इस पर इसके कारण इतना फोर्स लग रहा है। बच्चा कंफ्यूज कभी कभी कहां पर हो जाता है ना कि बिटवीन 2 इतना फोर्स है तो एक पर कितना होगा, तो आधा होगा। ऐसा नहीं, ये सब जगह का बात है। बिटवीन 2 पॉइंट मास, बिटवीन 2 लाइन वायर, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि इस पर इसके कारण इतना लग रहा है, इस पर इसके कारण इतना लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिटवीन 2 चार्जेज या बिटवीन 2 मास। अरे बोलो यार। तो इस चीज को आप समझिएगा कि ऐसा नहीं कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इतना है तो एक पर कितना होगा तो इसका आधा होगा, ऐसा नहीं। आपसे बोलेगा फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, तो ये हो गया इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कि इस पर किसके कारण लगेगा, इसके कारण इतना ही लगेगा। तो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस या फोर्स बिटवीन
टू थिंग्स का मतलब आप समझ लीजिए कि बिटवीन का मतलब होता है एक के कारण दूसरा पर। समझ में आ रहा है ना? तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का मतलब समझ में आया कि बोलेगा कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो यही वाला होगा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तब भी यही वाला होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर K जो होता है वो कूलॉम्स कांस्टेंट होता है। तो K को जो है वो दो ढंग से लिखा जाता है जी। एक तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का डाटा जो होता है डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, और इसी का डाटा होता है 9 × 10⁹। ये वाला जो है ना इसलिए बनाया गया था ना शुरू में कि बहुत जगह पर कैलकुलेशन में आसानी कर देता है, लेकिन आप लोग के लिए यही वाला क्या करेगा, इरिटेटिंग होगा, ये वाला यूज करेंगे। अरे बोलो जी, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये जानने की जरूरत नहीं, ऐसा यूनिट में इतना होता है, बात खत्म। तो ये भी होता है और ये भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है, क्या है वो आप बाद में हम लोग चर्चा करेंगे जब आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये भी यूज होता है, कभी भी आपको पाई ताई के फॉर्मेट में डाटा आता है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे जनरली ये वाला यूज होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज करता है, करते हैं, मतलब साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज करते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन लाना रहता है तो इसी से किया जाता है। हम लोग क्या होगा कि जनरली ये वाला यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, ये वाला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है। परमिटिविटी क्या है वो हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी जानिए कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर जो ये दोनों सेम टाइप का रहेगा तो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसको आप ध्यान रखिएगा। फोर्स बिटवीन का मतलब समझ में आया क्या है कि इस पर किसके कारण, इसके कारण इतना लगेगा, इस पर इसके कारण इतना लगेगा, या डायरेक्ट ही बोले कि बिटवीन टू फोर्सेस तो इतना ही लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और रिपेल और अट्रैक्ट करेगा वो क्या करेगा, वो तो नेचर बताएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। समझ रहा है? दोनों प्लस में है तो रिपेल करेगा। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल से पहले गुजरिए आराम से, कुछ है नहीं। यहां पर दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम ये वाला चार्ज, और ये दिया हुआ है -6 माइक्रो कूलम चार्ज। ठीक है, इसके बीच में जो दूरी दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन है जो कि फिजिकली देखना है जी। मैग्नीट्यूड एक चीज समझना, हम लोग लगभग जगह पर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और डायरेक्शन फिजिकली सोचेंगे कि अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? रेयर केस में एक आध जगह, जैसे कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक आध जगह पर वैसे पढ़ाया जाएगा। लगभग जगह पर आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, मैग्नीट्यूड याद रखना है और डायरेक्शन फिजिकली देखना है। फिजिकली मैंने खुद ही पता चलेगा अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल कर रहा है। जैसे कि हमको इस पर पूछा, यह समझना, इस पे बोले आपको कि फाइंड फोर्स ऑन -6 माइक्रो कूलम ड्यू टू 5 माइक्रो कूलम, या क्या बोलता है फाइंड फोर्स ऑन 5 माइक्रो कूलम ड्यू टू -6 माइक्रो कूलम। तो मैग्नीट्यूड उतना ही हो गई। तो समझ में आ रहा होगा आपको? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि इसके कारण इस पर इतना फोर्स लगेगा, तो इसके कारण इस पर इतना ही मैग्नीट्यूड फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से। अरे बोलो जी, ये इस पर इतना लगाएगा फोर्स मैग्नीट्यूड बाई, तो ये भी इस पर इतना ही लगाएगा मैग्नीट्यूड बाई न्यूटन थर्ड लॉ से। और डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। ये उस पर जिधर लगाएगा ये इस पर उसके उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा, तो खुद ब खुद उल्टा डायरेक्शन हुआ था, वो बोलने का जरूरत नहीं। तो यहां समझिएगा। तो आपको बोला है क्या कि फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, या बोलता दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, मैग्नीट्यूड तो उतना ही ना होता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
तो इस चीज को आप समझिएगा। तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा कि रिपेल करेगा? खींचेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इसी डायरेक्शन में खींचेगा? हो सकता है इस डायरेक्शन में भी खींचता है। तो यहाँ एक चीज समझिएगा छोटू, जो कूलॉम्स लॉ में जो रिजल्ट आता है ना, ये फोर्स का, ठीक है, ये फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा जी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ही सेंट्रल फोर्स है, या ऐसे अभी लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये इस पर फोर्स या तो अपने से दूर लगाएगा या अपने तरफ लगाएगा, लेकिन पास उसी लाइन से करेगा। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, यह समझना कि जैसे कि यहां पर कुछ है, ठीक है, तो ये इसको या तो इधर खींचेगा या तो इधर खींचेगा, लाइन ज्वाइनिंग देंगे। यहां पर रहेगा तो ये या तो इधर खींचेगा या इधर रिपेल करेगा, लेकिन पास होगा उसी से। यहां इस पर अगर ये फोर्स लगाएगा तो या तो इधर या तो इधर, लेकिन पास होगा उसी से। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो हम ये बस कहना ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया कि जो लगाएगा वो या तो अपने तरफ खींचेगा या तो रिपेल करेगा, और वो लाइन जो है ना, लाइन ज्वाइनिंग देम, वो क्या होगा कि उसी से पास करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है या कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि ये इस पर दो ही डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, या तो उधर या तो इधर। चूंकि है अपोजिट डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सेंट्रल फोर्स का मतलब समझ में आया? ऐसे वो नहीं भी जानोगे तो कोई मतलब नहीं है, बाई एक्सपीरियंस ही तुमको पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसे सेंट्रल फोर्स का मतलब यही होता है। ये वाला इसको इलेक्ट्रिक फोर्स में लगाएगा जिस पर, तो या तो इधर करेगा या तो इधर करेगा, माने उसी लाइन पर रहेगा। दोनों को मिलाओगे ना तो फोर्स का लाइन उसी लाइन पर रहेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो ये अपने तरफ इसको खींचेगा, और रिपेल करेगा तो दूर फेंकेगा। समझ में आ रहा है ना? तो चूंकि दोनों अपोजिट है तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा। अरे बोलो यार, पॉजिटिव वाला निगेटिव को अपने तरफ खींचेगा। तो दोनों एक दूसरे को खींच ही रहा है, लेकिन डायरेक्शन देखो तो एक है कि उल्टा है? उल्टा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से होना भी चाहिए था। ये इस पर जितना और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन खुद में खुद पता चल जाएगा। उसको उल्टा आपको करने की जरूरत नहीं। ये उसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। अपने तरफ ही क्यों करेगा? क्योंकि वो सेंट्रल है। मतलब ये इसको खींचेगा इसी डायरेक्शन में, ऐसे नहीं करेगा, अदरवाइज सेंट्रल नहीं रह जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो फोर्स बताइए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हम लोग देख लिए, इस पर फोर्स देखा। अच्छा एक चीज और समझना, जिस पर फोर्स देखोगे ना उसको छोड़ कर जिस पर फोर्स देखोगे उसको छोड़ करके उस पर बाकी फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर तो दो ही चार्ज ना है जी, तो दो चार्ज है तो क्या हो गया कि अगर इस पर फोर्स देखना तो इसको छोड़ के यहाँ पर कौन है? यही ना है, तो केवल यही लगाएगा। ऐसे अभी तत्काल, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे एक चीज ध्यान दीजिएगा जी कि कूलॉम्स लॉ जो होता है वो किसके लिए होता है? टू चार्ज के लिए होता है। ठीक है, दो से ज्यादा चार्ज रहेगा तो सुपरपोजिशन लगाया जाता है, वो हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैल्यू? टू चार्ज के लिए। तो F का वैल्यू क्या होगा? तो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K, तो K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अरे बोलो जी। अच्छा यहाँ समझना, हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डाटा पूरे मैग्नीट्यूड में ही पुट होना चाहिए। चार्ज पॉजिटिव रहे चार्ज निगेटिव रहे उससे मतलब नहीं, हम लोग पॉजिटिव ही पुट करेंगे। बच्चा कंफ्यूज क्या होता है कि किसी जगह पर टीचर क्या करता है कि साइन के साथ पुट करता है, किसी जगह पर साइन के साथ पुट नहीं करता है। तो इस चीज को तुम समझना कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखा गया तब साइन के साथ पुट करना है, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तब साइन के साथ उसको पुट नहीं करना है, सीधे मैग्नीट्यूड देखना है। चूंकि वेक्टर तो डायरेक्शन फिजिकली देखेंगे। अरे वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो तुमको देखना है। इसका दो केस है।
अगर जो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेट में है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे डाटा पुट करना है साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, केवल प्लस के साथ पुट करेंगे, माइनस को नहीं पुट करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड बता दिया। क्या रियलिटी में केवल मैग्नीट्यूड है? फोर्स की डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन तो डायरेक्शन फिजिकली देखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को समझिएगा। हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज पुट होगा वो साइन के साथ पुट होगा कि विदाउट साइन पुट होगा? विदाउट साइन। पूरे फिजिक्स में चलेगा ये बात। बच्चा में ये सब कंफ्यूजन रहता है। जब हम पढ़ते थे, शुरू में आए थे, तो हमको ये सब कंफ्यूजन रहता था कि कहीं पर साइन के साथ पुट करता है, कहीं साइन के साथ नहीं पुट करते हैं। इसका मतलब याद होगा। समझ में आ रहा था? याद का लोचा नहीं है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो साइन को देखना पहले बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन के कारण अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, क्या डायरेक्शन है उसको फिजिकली देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो एफ का वैल्यू हो गया के Q1 5 माइक्रो। अरे बोलो जी, माइक्रो वगैरह बहुत सारा बच्चा छोड़ देता है जी, तो छोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज गलती हो जाएगी। इनटू Q2 क्या लिखोगे? -6 माइक्रो के 6 माइक्रो? 6 माइक्रो। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बाई आर स्क्वायर, इसको मीटर में लिखोगे तो 10 सेंटीमीटर मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कुछ है नहीं, बस खाली देखते जाओ। तो ये वाला समझ में आया कि ये वाला तो हो जाएगा कितना? 0.01 या 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा ना। इसको लिखिएगा 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, तो 10 टू -2, तो 10 टू -2 कैंसिल होगा तो 10 टू -4 हो जाएगा यहाँ पे। और 10 टू द पावर 9 है, ये हो गया 10 टू -10, तो ये कैंसिल होगा पूरा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा। अरे वो कर लीजिएगा कैलकुलेशन आप। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया जी? 6 5 30 हुआ ना जी। तो 30 का 10 तो इसको कैंसिल कर देगा। बोलो यार, तो 3 बचा 9, तो कितना हो गया? 27 न्यूटन हो गया। सब ऐसा यूनिट पे पुट किया, रिजल्ट ऐसा यूनिट पे। अब ये नहीं सोचना कैसे कट के हो, घर में जाकर के कर लेना। और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो ये इस पर लगाया। ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ना हम लोग देख रहे थे। तो ये पता चल गया कि ये वाला इस पर इतना लगाया। किस डायरेक्शन में ये पता नहीं है, डायरेक्शन फिजिकली देखेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट किया होगा। तो इस डायरेक्शन में लगा इतना न्यूटन। ये इस पर कितना लगाएगा? ये वाला इस पर कितना लगाएगा? तो फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड का लगाओगे वो तो इतना ही होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा? खींचेगा अपने तरफ, तो उस डायरेक्शन में होगा, तो यही वाला होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं, बस छोटा सा उसी का क्या किया, डाटा पुट कर दे। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है ना कि मिसकंसेप्शन बच्चा में रह जाता है, इसलिए हम ये बार बार बोलते हैं कि कभी भी वेक्टर को डील करना रहेगा आगे पूरे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सब में अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी को डील करना है तो वेक्टर क्वांटिटी को डील करने का 2 तरीका होता है। यही एप्लीकेशन है जी। क्या? एक है क्या कि आपको फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेट में पता है, तो फिर दिमाग चलाना बंद कर देना। डाटा को एकदम क्या करिए, साइन के साथ पुट करिए चलाएगा। लेकिन जनरली वैसा यूज नहीं करते हैं। जनरली क्या होगा कि हम लोग को फॉर्मूला याद रहेगा मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन फिजिकली सोच लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को समझिएगा। चलिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं। मतलब इसको सिखाने के लिए नहीं, तो पुट किए तो चला है, डायरेक्शन वगैरह को समझने के लिए, क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ेगा। जैसे कि ये वाला है -6 माइक्रो कूलम, और ये वाला है जो कि 15 माइक्रो कूलम या -15 माइक्रो कूलम। तो इस पर अच्छा बोलेगा फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, तब भी वही लगाओगे। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, तब भी वही लगाओगे। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, तब भी वही लगाओगे। 2 पॉइंट चार्ज वही लगाओगे। तो फोर्स ऑन -6 माइक्रो कूलम, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो लगाओगे तो हो जाएगा K, तो K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1
क्या लिखोगे? -6 की 6 लिखोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? माइक्रो को छोड़ना मत। और ये कितना हो गया? 15 इंटू 10⁻⁻6 बाई, अच्छा डिस्टेंस है, कुछ बोल दो, 1 मीटर ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर हो गया, जो भी रहता है अपना। तो इसी को आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया 10⁻−12 हुआ ना जी। तो 10⁻−12 बाई 10⁻9। तो ये वाला समझ में आया कि 10⁻−3 हो जाएगा। और उसी को देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 6 90 हुआ ना जी। 90 इंटू 9 810 कर लोगे तो ये हो जाएगा 0.81। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इतना न्यूटन, कुछ कैलकुलेशन वगैरह इधर उधर होगा देख लीजिएगा। ये समझ में आया? ये बताया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन फिजिकली देखेंगे। तो इस पर देखना है तो इस पर कौन फोर्स लगाएगा? वो लगाएगा तो वो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम टाइप का है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड उतना है। इसके कारण अगर इस पर देखेंगे तो यही फॉर्मूला लगाते तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होता और ये उसको भी रिपेल करता, मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग ही तो उसका 60 डिग्री बना रिपेल करेगा। तो इधर हो जाएगा और इसका वैल्यू F होगा, जिसका उतना ही वैल्यू होगा। न्यूटन थर्ड लॉ से भी ये इस पर जितना लगाया ये भी उस पर उतना ही लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में। तो खुद ब खुद उल्टा डायरेक्शन तो आपने दिख ही रहा होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से नहीं सोचना है, डायरेक्ट तुमको अट्रैक्शन रिपल्शन से पता चल जाएगा डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला से। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? है? तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ समझिएगा, समझने वाली बात क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आगे दिक्कत लगेगा। यहाँ समझ, ये Q2 है, ये Q1, इसके बीच में दूरी कितना है? R। अभी पढ़ाएंगे और फिर बाद में पढ़ाएंगे, वो दोनों में कंफ्यूजन होगा तो फिर और क्लियर करेंगे। अभी तत्काल क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तीसरा किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। इस दोनों के बीच में बिटवीन टू चार्ज जो फोर्स लगेगा वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे यहां पर तुम पानी रख दो, चाहे हवा रख दो, चाहे कुछ रख दो। फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स ऑन वन चार्ज, ये हम नहीं बोल रहे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज या 2 पॉइंट चार्जेज, अभी लिखते हैं एक्चुअली कूलॉम्स लॉ बोल रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेज doesn't depend on nearby on any other charge और मीडियम। इस चीज को आप ध्यान रखिए। फिर आगे एक चीज और बताइए कि मीडियम आने से कुछ फोर्स चेंज होता है, तब को लगा करें पहले तो कुछ बताए थे, अभी तो कुछ बता रहे तो वो क्लियर करेंगे। अभी बस ये ध्यान रखना है कि Q1 और Q2 के बीच में समझ आ रहा है कि इन बिटवीन, मतलब ये इस पर कितना लगाएगा या ये इस पर कितना लगाएगा वो किसी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर आप किसी चार्ज को रख दीजिए, यहाँ पर क्या करिए कि आप वाटर है जो कि भर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिटवीन टू चार्ज समझ आ रहा है कि नहीं, या फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, या फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे के कारण। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि समझना, यहां पर Q1 है और यहां पर Q2 है, ठीक है। तो इस दोनों को मिला दो, चलो मान लेते हैं ये प्लस है, ये प्लस है, और यहां पर चलो मान लेते हैं Q3। तो इसके कारण इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा कि उधर लगेगा बताओ? तो वो इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके कारण
पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये रहे चाहे नहीं रहे, इतना लगेगा, और इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये रहे चाहे नहीं रहे। यही बात हम बता रहे हैं, समझना। यहां पर तुम क्या कर दो कि कुछ मटेरियल भर दो। क्या भर दो? मटेरियल है कि यहां पर भर दो। फिर भी एक समझना, क्योंकि आगे तुम कंफ्यूज हो गए, कि तुमको लगे आगे हम बताएंगे कि बदलता है, लेकिन वो क्या बदलता है वो दूसरा चीज होता है। यही बोलना चाह रहे। इसके कारण इस पर फोर्स ये सब नहीं था, तब भी अगर F लग रहा था तो इस सब के आ जाने के बाद भी F ही लगेगा। इसके कारण, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसे समझो। फिर आगे हम और चर्चा इस पर करते हैं। एक आदमी है, जैसे कि हम हैं, तो मान लो कि सपोज करो कि हम 4 रोटी खाते हैं, ठीक है? तो दूसरे के आ जाने से हम पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हम 4 रोटी ही खाएंगे। ये अलग बात है कि नेट रोटी का खपत बढ़ गया, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मीडियम डालने से क्या चेंज होता है, वो हम चर्चा करेंगे। हम अभी बस इतना चर्चा कर रहे हैं कि इस पर इसके कारण, या इस पर इसके कारण, या फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, ये किसी तीसरे चीज पर डिपेंड नहीं करता है। वो मीडियम आ जाए, चार्ज आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन द प्रेजेंस ऑफ Q3 और इन द एब्सेंस ऑफ Q3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल बी F। ये बात समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इस चीज को समझिएगा, अब फिर आगे हम बता रहे हैं कि क्या करना है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हो गया? अच्छा, अब इस बात को समझिएगा कि अच्छा ऐसा करो, तुम लोग पहले इसको उतार लो, उसके बाद पढ़ाते हैं। ये समझ में आया? क्योंकि इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे आप। इसके बाद क्या बोलने वाले हैं कि इस पर जो, समझना, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो मीडियम के आ जाने से बदल जाएगा। अभी क्या बोले थे? नहीं बदलेगा। हम एक्चुअली 2 चीज बोले हैं, इसी को कहता है गौर से सुनना। तो हम क्लियर कर रहे हैं, पर ऐसे समझो, तुमको एक जोक सुनाते हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या हुआ। अभी हम क्या बोले कि इस पर फोर्स बदल जाएगा, तो तुमको लगे अभी तो बोल रहे थे कि नहीं बदलना। तो एक्चुअली में दोनों 2 बात था, तो पहले समझना। इसी को कहता है ऑब्जर्वेशन सही और गलत कैसे हुआ। एक प्रोफेसर जाता है, बायोकेमिस्ट्री है या जो भी होगा, जिसमें कि क्या है कि कुत्ता का सड़ा हुआ लाश है, ठीक है, पूरा बदबू दे रहा होगा। तो प्रोफेसर बोलता है स्टूडेंट से कि देखो यहाँ पे सड़ा हुआ, सबके सामने समझो कि कुत्ता रखा हुआ है सड़ा हुआ, ठीक है। उस पर जो भी उसको करना था, प्रॉपर्टी पढ़ना था, तो बोलता है कि उंगली से दबाता है प्रोफेसर उस लाश को, एकदम जो सड़ा हुआ टाइप का था, ठीक है। तो बच्चा कहा कि देखा ये पूरा स्पॉन्जी टाइप का हो गया है, कुछ बताने वाला था। और उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोफेसर कहता है जो हम करेंगे वही तुम लोग करना। और उसके बाद क्या किया कि प्रोफेसर क्या हुआ कि उंगली को मुंह में ले लिया। समझो, अब स्टूडेंट को कहा कि करो, अब प्रोफेसर कर दिया तो अब स्टूडेंट नहीं कैसे करेगा, उसको तो करना ही है। तो प्रोफेसर जैसे किया कि उंगली से कुत्ता के लाश को दबाया था, फिर मुंह उंगली में रख लिया, तो वैसे स्टूडेंट भी किया। और उसके बाद फिर बोला कि, तो स्टूडेंट बेचारा एकदम पूरा फ्रस्ट्रेट आ गया कि साला क्या कर दिया है, ठीक है। तो प्रोफेसर बोला कि पहला लेसन हमारे क्लास का कि ऑब्जर्व अच्छे से करो। तुमने क्या किया कि जिस उंगली से कुत्ते को दबाया, सड़े हुए लाश को, उसी को मुंह में लिया। हमने दूसरे उंगली से दबाया था और दूसरे उंगली को मुंह में लिया। समझ में आया क्या? समझना। हालांकि हम सोचे थे पहले लिख लो, उसके बाद बताएंगे, लेकिन यहीं पर देख लो। इस पर फोर्स इसके कारण नहीं बदलेगा दूसरे चीज के कारण, लेकिन इस पर फोर्स, केवल इस पर फोर्स, देखो जब इस पर तुम इसके कारण देख रहे हो तो केवल इसके कारण देख रहे हो, लेकिन अगर फोर्स ऑन Q1 बोलेगा तो Q1
इस पर फोर्स इसके कारण मीडियम आ जाए चाहे दूसरा चार्ज आ जाए वो चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्स ऑन दिस, ये बोला फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, ये नहीं बोल रहा है, तो फोर्स ऑन दिस ये चेंज हो जाएगा दूसरे के आने से। समझना, ऐसे नहीं समझोगे तो। पहले अकेले हम थे तो हम 4 रोटी खा रहे थे, ठीक है, और अब एक दूसरा आया, सपोज करो कि वो भी 5 रोटी खाने लगा, तो स्टेटमेंट को समझना। पहले बोला गया कि हम कितना रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी, वो आ जाए तब भी कितना रोटी खाते हैं, 4 ही रोटी, ये हुआ पहला चीज। और अब एक हो गया कि पहले कितना रोटी का खपत हो रहा था, तो 4 रोटी, वो आ गया तो कितना रोटी का खपत होने लगा, 9 रोटी। ये बात समझ में आया? तो इस पर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा वो दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो तो ढेर सारा को रख दोगे तो अलग अलग लगाएगा, तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा दूसरे पर। क्लियर हुआ क्या बोले? तो समझना, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज बोलेगा तो फिर मीडियम का कहानी खत्म हो गया। मीडियम रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा चार्ज रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोर्स ऑन दिस चार्ज बोला किसके कारण नहीं, तो क्या होगा कि 1 रहेगा तो 1 लगाएगा, 2 रहेगा 2 लगाएगा, 3 रहेगा 3 लगाएगा, मीडियम रहता है तो मीडियम भी लगाने लगता है, तब चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज को समझना कि फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज या फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ये किसी तीसरे चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन फोर्स ऑन दिस केवल बोला, किसके कारण ये नहीं बोला, तो वो डिपेंड करेगा दूसरे पर। क्लियर हुआ? यहाँ पर बच्चा फंसता है और उसको कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि एक जगह पर इसके बाद हम पढ़ाएंगे सुपरपोजिशन, तो उसमें क्या बोलता है कि किसी चार्ज पर दूसरा चार्ज जो लगाता है फोर्स, वो क्या होता है कि तीसरे पर डिपेंड नहीं करता। एक आपको क्या पढ़ाएगा कि मटेरियल ला देने से फोर्स क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो एक्चुअली में वो 2 जगह पर 2 बात बोल रहा है, एक के बात नहीं बोल रहा है। आपको लगता है कि एक के बात बोलेंगे, वही उंगली वाला बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज को उसको क्या लगा कि प्रोफेसर उंगली से दबाया हुआ है, उंगली ले लिया, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप समझिएगा फिर से, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम बार बार भूख रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि किसी चार्ज पर, अच्छा किसी चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो मीडियम पर या मटेरियल पर या अगल बगल के चार्ज पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। किसी चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, अरे करेगा, जितना रहेगा सब ना लगाएगा, लेकिन फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस तब वो नहीं करेगा। बोल दिया इसके कारण तब वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रहे हैं, और कैसे बदलता है वो भी क्लियर कर रहे हैं। समझ आया? तो ये यही बोला जा रहा है कूलॉम्स लॉ में। अब समझ में आएगा तुमको कि कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम क्या बोलते हैं, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? और जो ये फोर्स होगा वो क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। सेंट्रल फोर्स मैंने समझे ना कि जो उस दोनों को मिलाएगा उसी लाइन के अलोंग होगा, चाहे दूर रहे चाहे नजदीक रहे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस किसी तीसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन फोर्स ऑन एनी चार्ज ये तो डिपेंड करेगा कौन लगा रहा है। अरे समझ में आ रहा है? हम कितना रोटी खा रहे हैं ये किसी के आने पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन नेट रोटी का जो खपत है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो। समझ आ रहा? तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोग पहले कूलॉम्स लॉ पढ़े होंगे, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा आदमी उलझ जाता है। ये क्लियर हुआ है? तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम केवल कि फोर्स ऑन, समझना, Q1 ड्यू टू Q2 ये क्या होगा, डिपेंड करेगा कि नहीं किसी पर, डिपेंड ऑन सराउंडिंग। ये होगा कि नहीं बताओ तो? ये नहीं होगा। मटेरियल ला दो, दूसरा चार्ज ला दो। अच्छा अब यहां लिख रहे हैं फोर्स ऑन, फोर्स बिटवीन
Q1 एंड Q2, बताओ तो ये सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अभी भी नहीं करेगा। ये बात समझ में आया? फोर्स ऑन Q1 करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये हो गया कि मटेरियल डाल देने से या तीसरे चार्ज को डाल देने से डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो आगे हम लोग देखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये थ्योरेटिकल समझ आ रहा है कि नहीं? तो कूलॉम्स लॉ आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी और देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। जल्दी उतारिएगा। एक्चुअली हमको आदत हो गया है ना कि पहले पढ़ाते वक्त कोई लिखता है तो अजब लगता है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी उतारिएगा, इनके टाइम बर्बाद कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग लास्ट में क्या देखे थे कि फोर्स जो होता है एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मगर फोर्स ऑन दिस चार्ज वो दूसरे पर डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को वहां डिस्कस कर चुके थे। अब थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो यहां पे क्या होता है जी कि एक Q1 है पॉइंट चार्ज और इससे R दूरी पर कौन है? Q2 है। ठीक है, तो इसके बीच में पूरे में भी आप मीडियम भर दे सकते हैं। ठीक है, हम एक जनरल फॉर्मेट बताते हैं। अच्छा, बाहर में क्या मीडियम भरोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन बिटवीन बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि टी थिकनेस का तुम क्या कर दिए, इसमें स्लैब डाल दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, या रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर है। अब ये क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी बस जानो कि कुछ है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है ना कि आगे पढ़ा दिया जाता है। तो एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे? या तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी जानो कि कुछ है जो डाटा दिए हुए रहता है। ये क्या करता है ना कि इंटेंसिटी को घटाने का क्षमता को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हम लोग बाद में देखेंगे। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जी बहुत जगह पर, लेकिन यहाँ पर हम एप्सिलॉन आर से इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर के जो है क्या है? कूलॉम्स कांस्टेंट ना से है जी। के से हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और के से डाइलेक्ट्रिक को भी रिप्रेजेंट कर देंगे, कंफ्यूजन ना हो जाएगा, इसलिए अभी तत्काल यही रहने दिए। ठीक है, तो समझना, यहां देखना एकदम गौर से। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किसके बराबर होगा बताओ तो Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R। आई होप समझ में आ रहा हो। ये चेंज कर जाता है, फोर्स ऑन Q1 और Q2। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फोर्स ऑन Q1 या फिर Q2, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला है मीडियम पर डिपेंड करता है और ये वाला बराबर होता है। तो इसको याद ऐसे कर लीजिएगा, K Q1 Q2 बाई R माइनस T प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन R T का स्क्वायर। इससे आज तक आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसके स्पेशल केस से पूछा गया है तो वो हम बता रहे हैं। ये वाला होता है, अगर टी थिकनेस का कोई स्लैब आप इस दोनों के बीच में डाल दीजिएगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो बदल जाएगा, लेकिन इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो अभी भी नहीं बदला। उसका रीजन क्या होता है ये तुम समझो। इस पर इसके कारण फोर्स अभी भी नहीं बदला है, लेकिन नेट फोर्स बदल गया, इसका मतलब कोई ना कोई और लगाने लगा। तो आगे आपको पता चलेगा कि मीडियम भी इस पर लगाने लगा। पहले इस पर केवल कौन फोर्स लगा रहा था? Q2। तो जितना पहले लगा रहा था उतना अभी भी लगा रहा है, लेकिन इसके मीडियम के आ जाने से इस पर नेट बदल गया। तो उसका रीजन क्या होता है कि मीडियम भी इस पर फोर्स लगाने लगता है।
अब मीडियम के ऊपर तक आने लगता है तो चार्ज का पोलराइजेशन होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस तत्काल याद रख लेना है कि बिटवीन टू चार्ज फोर्स में किसी कारण चेंज नहीं होगा, और अगर किसी एक पर नेट फोर्स बोले या नहीं भी बोलेगा तो एक पर केवल बात करेगा तो नेट फोर्स माना जाएगा, तो वो वाला है जो कि क्या हो जाता है, मीडियम के कारण चेंज हो जाता है। या कोई दूसरा चार्ज भी ला लेते हैं तो चेंज हो जाएगा, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा चार्ज क्या कैसे चेंज होगा, अभी मीडियम वाला का पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस होता है जो आप पढ़िएगा, क्या कि इससे क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन हो सकता है कि दे दे, समझा। तो ये जनरल फॉर्मेट है। अगर जो ये Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच में पूरे में क्या कर दिया है कि कोई मीडियम है जो कि भर दिया है पूरे में, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बीच से ही मतलब है जी इधर भरे नहीं भरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो F का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर इस फॉर्मेट से देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ K Q1 Q2 बाई T के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ तो T के जगह पर यह समझ में आया कि जो थिकनेस है वो R के ही बराबर हो गया, एक तरह से पूरे में भर दिए तो T का वैल्यू R पुट कर दोगे तो ये वाला समझ में आया कि 0 हो जाएगा, और T के जगह पर R पुट कर दोगे, अब स्क्वायर करोगे तो नहीं आ जाएगा एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर, तो ये वाला आ जाएगा K Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन R में R रिप्रेजेंटेशन है केवल रिलेटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी के कारण, सब आ रहा है कि नहीं। तो ये समझिएगा ये डिस्टेंस वाला R नहीं है जी। तो अच्छा ये F किस में हो गया, मीडियम में। तो इसको कोई ऐसे भी याद कर सकता है कि अगर पूरे में मीडियम भर दिया जाए तो मीडियम में फोर्स कितना लगता है, तो जितना एयर या वैक्यूम, अरे वैक्यूम और एयर में थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन हम लोग मानते हैं कि भी ठीक है, अरे बोलो यार, बाई एप्सिलॉन R। लेकिन ये वाला कब है, जब फुल इंसर्शन है। कोई दिक्कत लग रहा है, जब मीडियम का फुल इंसर्शन कर दीजिएगा तब क्या होता है कि फोर्स एप्सिलॉन R टाइम्स घट जाता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आगे मिलता है कि क्यों एप्सिलॉन R टाइम्स से घटता है, वो सब तो पता चलेगा। ये समझ में आ रहा है क्या, बोलोगे कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा गया है, इससे नहीं पूछा। जैसे मान लो बोल दिया कि दो चार्ज है, इसके बीच में R डिस्टेंस है, और R/2 में क्या किया है कि एक स्लैब भर दिया, तो बताइए कि फोर्स कितना लगेगा उस पर। तो वो वाला इससे नहीं बनेगा क्योंकि ये तो फुल इंसर्शन करना है जी, तो वो वाला इससे बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या, बोल रहे हैं कुछ दिक्कत लग रहा है क्या। तो इस पर हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जो देगा डाटा पुट कर करके ला लेना, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो ये वाला आप याद रखिएगा, पहले इसको आप याद रखिएगा कि अगर फुल इंसर्शन कर देगा मीडियम का तो फोर्स एप्सिलॉन R टाइम्स कम जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है नहीं। अच्छा, अब इसको हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं जो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे मैग्नेटिक फील्ड में आपको काम देगा। ठीक है, क्या देगा ये समझिएगा। इसको आप पहले खोलिए। तो एक हम बात कर रहे हैं क्या, फुल इंसर्शन ऑफ एनी मीडियम, और मीडियम का मतलब कोई मटेरियल आप भर दिए उसमें, तो फुल वाले का हम बात कर रहे हैं जी। ये एक जगह पर नहीं 20 जगह पर काम देगा, 25 जगह पर काम देगा, समझना। तो F किसके बराबर हो जाएगा, समझना। पहले ऐसे लिख देते हैं, एयर वाला या वैक्यूम वाला, तो ये हो जाएगा K को खोल देते हैं, तो ये Q1 Q2 और K हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और मीडियम में अगर बात करोगे, समाना एकदम ध्यान से, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। समझिएगा, ये पूरे के लिए हम बता रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, अगर उसमें पूरा में अगर मटेरियल डाल दे या मीडियम डाल दे तो आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। आप एयर वाला ही याद रखिएगा और केवल एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन R लगा दीजिएगा। लेकिन ये फुल इंसर्शन के ही केस में, फुल इंसर्शन आप
वहाँ पे तो लिखा था मीडियम डाल दिया तो ये फॉर्मूला लग जाता। फुल इंसर्शन का क्या मतलब हो गया? जब तक, अच्छा एक बात बताओ, बोले कि दो चार्ज के बीच में मीडियम डाल दिया तो आधा में डाला या 1/4 में डाला या पूरा में डाला? क्योंकि अगर हाफ में डालेगा 1/4 में डालेगा तो वो बोलेगा। तो अभी नहीं तुमको बोलना चाहिए था, इसके बाद हम बोलते हैं क्या, सब जगह ये बोलते हैं ना। कल भी कुछ में बताया था ना कि अगर नहीं बोले, हाँ जैसे कि माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या बोले थे कि माइक्रो और माइक्रो यूज कर दे तब तो ठीक, लेकिन अगर नहीं बोले तो माइक्रो वाला से ही जाते हैं। न्यूमेरिकल रहता है तो कंटिन्यूअसली करके बनाते हैं। तो हम आगे आपको बोलते ही, अभी पहले होने तो लेक्चर, उसके बाद बोलना। ये समझ में आया क्या बोले? अगर फुल इंसर्शन, एक चीज समझना, तुम केवल फुल इंसर्शन ही क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछा है। हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं या पढ़ाया इसलिए जाता है कि क्वेश्चन कभी ना कभी ये बोलेगा कि हाफ में इंसर्ट कर दिया तो मान लो ये गलत होगा, वो ऑप्शन तो देगा ही, तो तू पूछा ही इसलिए कि तुम फुल वाला करके बनाओ। ये बात समझ में आ रहा है? इस चीज को समझना। फिर से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का भी बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या? जितना भी फॉर्मूला तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, एयर वाला पढ़ाया जाएगा, मीडियम डाल करके पढ़ाया नहीं जाएगा। और जैसे ही मीडियम डाल देगा, तुमको दिमाग पर स्ट्रेस ही नहीं लेना है। फुल इंसर्शन ही देगा लगभग केस में, तो तुमको दिमाग पर जोर ही नहीं देना है। सीधे एप्सिलॉन नॉट जहां पर भी होगा उसके बगल में एप्सिलॉन आर लगा देना। अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर में है तो एप्सिलॉन आर भी उसके बगल में लगेगा तो ऊपर में आएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो उसके बगल में एप्सिलॉन आर लगेगा। तो नीचे में एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन आर नीचे में लगेगा तो वैल्यू घटा हुआ होगा। जैसे कैपेसिटर में पढ़ोगे आगे, तुम दो कैपेसिटर है, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें क्या किया गया कि मीडियम को इंसर्ट कर दिया गया फुल्ली, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अब समझिएगा, एयर वाला हम जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो बताइए तो मीडियम भर देगा तो क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ना है कि कोई फॉर्मूला हो जहां पर म्यू नॉट रहेगा, एयर वाला केस में अगर आप उसमें मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो म्यू नॉट के बगल में म्यू आर लग जाता है। ये एक तरीका हुआ याद करने का। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो म्यू नॉट एन आई होता है, आगे पढ़ना है। अब क्या हुआ कि सोलेनॉइड में मटेरियल डाल दिया तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला बताओ तो? म्यू नॉट म्यू आर एन आई, जो फॉर्मूला है। समझ में आया कि नहीं? कभी भी इसी ढंग से यूज करना है। पढ़ोगे एनर्जी डेंसिटी, इसी में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में आगे। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर मीडियम डालेगा तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आर लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और फिर ई अगर चेंज होगा तो उसको भी बताएंगे आगे, तो वो सब कुछ हम बताएंगे। बस अभी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है क्या कि अगर जो एयर से मीडियम में आप जाते हैं, मैंने मीडियम इंसर्ट कर दिया फुल्ली, हाफ करेगा तब नहीं लगा दोगे। हाफ समझना है? हाफ एक चीज समझना जी, हाफ जहां भी इंसर्शन करेगा, 1/4 जहां भी इंसर्शन करेगा, तो अगर उस ढंग का क्वेश्चन रहेगा तो बताया जाएगा। जैसे कि कैपेसिटर वाला में फुल इंसर्ट कर दिया तो वो भी बताया जाएगा। ऐसे नहीं भी बताया जाता तुम बना लेते एयर वाला से, लेकिन कैपेसिटर में कभी कभी हाफ भी इंसर्ट किया जाता है। वो तो क्वेश्चन पूछता भी है, 1/4 भी इंसर्ट किया जाता है। तो क्या करोगे? डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आर लगा दोगे? नहीं लगाओगे। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए अलग से बताएंगे कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि अगर फुल्ली में इंसर्ट नहीं किए तो उसका एक अलग से बताया गया। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन याद रख लेना है, ठीक है? 2-3 चीज याद रख लेना कंपटीशन के व्यू से, ताकि आप तेजी में डील करिए। कम में अगर इंसर्ट करेगा तो ये वाला काम आएगा, फुल में इंसर्ट करेगा तो आपको पता ही है कि ऐसे होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में खाली ये वाला याद रखते हैं तेजी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बाकी किसी जगह पर याद नहीं रखना है कि मतलब मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा। फुल इंसर्ट किया तो एक फिक्स बात हो गया कि या तो एप्सिलॉन आर टाइम से घट जाएगा या एप्सिलॉन आर टाइम से बढ़ जाएगा या कांस्टेंट भी रह जा सकता है। कैसे? उस एयर वाला फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट है ही नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट रहता तब ना लगाते जी एप्सिलॉन आर बगल में। अरे बोलो यार। लेकिन है ही नहीं तो तुम नहीं लगाओगे, तो नहीं लगाओगे, चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
तो इस चीज को आप समझ लिए होंगे। ये याद रहता तो इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसके हेल्प से हम क्या करना चाह रहे हैं, एक जनरलाइज्ड वर्जन आपको देना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये नहीं कि मटेरियल डाल दिया तो कैसे बनेगा, हम तो नहीं पढ़े थे मटेरियल वाला। एयर वाला जान रहे हो, फुल इंसर्शन करेगा जनरली, उसको क्या करो कि म्यू नोट जहां भी है उसके बगल में म्यू आर लगा दो, चलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको एक ढंग से और भी बोलता है कोई, लेकिन अभी आप नहीं बोलना चाहते, कंफ्यूज हो जाएगा। इसको मैंने बोला यह जाता है ना कि या तो फुल इंसर्शन किया है तो या तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आर भी लगा दो, या एप्सिलॉन नॉट को हटा करके एप्सिलॉन लगा दो, वो छोड़ दो अभी, वो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी क्या है कि एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आर लगाइएगा। कब? ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि जनरली पूछता ऐसे ही है, समझ आ रहा है, लेकिन अगर फुल नहीं करेगा तो आप इसका यूज करिएगा। ये फिजिकली आपको समझ में आया कि मीडियम के आ जाने से इस पर फोर्स क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? क्योंकि अब केवल यही नहीं लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो इसका चेंज हो गया। जैसे कि पहले रोटी केवल ये खा रहा था, अब है क्योंकि ये भी खाने लगा, ये भी खाने लगा, तो नेट चेंज हो गया। ये अभी भी उतना ही रोटी खा रहा है, लेकिन ये भी रोटी खाने लगा, तो नेट रोटी में खपत है जो कि बदल गई। क्लियर हुआ? तो किसी दिन थ्योरेटिकल पूछेगा, पूछा नहीं है, पूछेगा कि मीडियम के आ जाने से किसी चार्ज पर फोर्स क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? क्योंकि मीडियम भी फोर्स लगाने लगता है। मीडियम फोर्स क्यों लगाने लगता है? तो ये पढ़ना है इंडक्शन में, जब चार्ज होता है, पोलराइज होता है, तो समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, 2-3 रिजल्ट आप याद रखिएगा। एक चीज समझना छोटू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन होता है किसके लिए? तो इंसुलेटर के लिए। समझना समझना, यहां पर कंफ्यूज मत होना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ कुछ चीज तुम जान लो। सबसे पहले ये किसके लिए डिफाइन होता है? इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक ही बोलता है, इसका मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। अरे इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है, ये बात समझ में आ रहा है? पहला चीज। दूसरा चीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है या रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? 1 होता है किसके लिए? एयर के लिए। सॉरी 1 होता है किसके लिए? वैक्यूम के लिए। एयर के लिए 1.001 या 3 के आसपास। तो अपने एकदम समझ लो कि 1 ही होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं नियरली क्या है? एयर भी बोलेगा तो 1 ही लेता है, जब तक कि वो डाटा नहीं दे दे। नहीं समझ में आया? तो ये ध्यान रखिए कि 1 किसके लिए है? एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। ये वैक्यूम के लिए है, या एयर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकली। वैक्यूम एयर में तो अंतर है ना, लेकिन फिर भी आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का एक ही मान सकते हैं। ऐसे एयर का होता है 1.00 करके होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैंने 1 ही हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये इतना होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक चीज याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जो होता है ना, ये मैक्सिमम होता है, ये बराबर होता है 81 के। समझ आ रहा है कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। वो कितना होता है? 81 के। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? पहले ऐसे समझो, आगे आपको केमिस्ट्री में ये यूज होगा जी। आप जानते होंगे कि वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट बहुत अच्छा, हाँ मतलब बिहेव बहुत अच्छा करता है, इसलिए बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको। तो यूनिवर्सल तो बोला जाता है कि लगभग जगह पर वो पाया जाता है इजीली, ठीक है? ऐसे वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट नहीं होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो क्या होता है? बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो आगे आप इसको पढ़िएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फिजिकल मीनिंग ये है ना कि वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना टाइम कम कर देता है। तो एक्चुअली में है क्या कि NaCl है, तो Na और Cl इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब पानी में आप डालते हैं ना तो क्या कर देता है कि इसको बीट कर देता है, ऐसे आप समझिए। तो फोर्स उन दोनों के बीच में जो बीट कर देता है तो इजिली है जो कि वो घुल जाता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, छोड़ो, हमको नहीं मतलब। हमको यहाँ मतलब अभी ये है कि ये याद रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो क्या होता है? या तो 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा होता है,
ठीक है, 1 किसके केस में होता है, वैक्यूम के केस में होता है, और बाकी में 1 से ज्यादा होगा। जैसे कि कोई भी चीज का फांसना ना है, कभी भी जगह ऐसे तुमको बोल देगा कि केरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ठीक है, तुमको तो याद तो नहीं रहेगा। अब उसको ऑप्शन तुमको देगा 0.1, समझ आ रहा है कि नहीं, -0.5, कुछ भी देगा, मान लो कि 1.3 और 200, क्या होगा बताओ तो। समझना, 4 ऑप्शन कैसे सेट किया गया। पहला बोला गया केरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमको 0.1, तो 1 से कम तो हो ही नहीं सकता है, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोला गया माइनस में, वो भी गलत हो गया। फिर बोला गया तुमको 1.3 और एक बोला गया 100, तो जब इसका मैक्सिमम 81 है, जिसका मतलब 100 तो होगा नहीं। तो इसी ढंग से क्या हुआ कि बाई ऑप्शन उसको चूज किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा देता है जी, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में वैसा करके दिया था, वो हम आगे मैग्नेटिक फील्ड में चर्चा करेंगे। अभी ये समझ में आया आपको। अब एक चीज समझना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है इंसुलेटर को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए डिफाइंड होता है, इंसुलेटर के लिए। लेकिन थ्योरेटिकली कंडक्टर का जो होता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इनफाइनाइट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अब ऐसे समझो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए बोला जाता है, इंसुलेटर के लिए। लेकिन थ्योरेटिकली क्या होता है कि ये ध्यान रखना है कि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोला जाता है, इनफाइनाइट। इसका यूज बहुत करता है वो, मैंने सीधे बोल दिया कि दो चार्ज है या कोई भी चीज है, उसके बीच में मेटल डाल दिया गया है, तो बताइए कि क्या होगा। तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। मेटल डाल दिया है तो उसको मानना है कि कोई एक मटेरियल ही डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पुट करिएगा तो चल आएगा। अरे बोलो यार, समझ आ रहा थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका यूज करेंगे हम लोग आगे। तो ये वाला जो है ना, ये नॉन मेटल के लिए आपको बताया गया। ये वाला मेटल है तो मेटल का कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। याद रखिएगा, पूछ सकता है, यूज भी है इसका, न्यूमेरिकल में भी यूज है। समझ में आ रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है आपको। तो इस चीज को आप समझिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो ध्यान रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली इंसुलेटर के लिए होता है, ठीक है, और 1 से 5 के आसपास में होता है जनरली। इसका तो खैर बहुत ज्यादा होता है, केमिस्ट्री में इसका यही यूज है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूंकि बहुत ज्यादा होता है, तो कोई भी है जिसमें कि आयोनिक, मतलब जो भी है आयोनिक कंपाउंड आप उसमें डालिएगा तो क्या होता है कि जो उसके बीच में फोर्स लगता है ना, उसको घटा देता है। अरे देखो ना यहाँ पर क्या है, एयर में NaCl है, तो फोर्स जितना लगते रहेगा। और तुम उसको वाटर में डाल दोगे तो पूरे में डाल दिए जी, तो उस पर कितना फोर्स लगते रहेगा। तो एयर में जो उसके बीच में लग रहा था बाई 81 टाइम्स उसका फोर्स घटा ना दिया दोनों के बीच में जी, तो अलग हो जाएगा जल्दी कि नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा। तो वो एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो फिजिक्स। तो मेटल डालेंगे तो मीडियम का तो 0 हो जाएगा। हाँ, वो बताया जाएगा कि नेट 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर दो के बीच में अगर मेटल डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। रीजन क्या है ना कि अगर कम भी डालोगे तो 0 हो जाएगा। ये नहीं कि फुल्ली भर देना, कम भी तुम डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रहे ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा जी। तो कहने का सेंस क्या है कि ये 0 हो जाएगा। तो वो आगे आपको पढ़ना है कंडक्टर में। कंडक्टर में ये पढ़ना है कि 0 क्यों हो जाता है। तो एक्चुअली जो मेटल रहता है ना, ये पूरे इसके लाइन ऑफ फोर्स को रोक लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस कारण से बताया जाता है, वो इंडक्शन होता है इस साइड भी इस साइड भी। तो मेटल अलग से ही पढ़ाया जाता है 2-3 क्लास, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी आपको इसको ये याद रख लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं कि कंडक्टर का इतना होता है। क्या कंडक्टर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक? नहीं, कंडक्टर के लिए डिफाइंड होता है डाइलेक्ट्रिक नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली कंडक्टर के लिए याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? चलो एगो छोटा सा एकदम क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब यही है कि दो चार्ज है, ये Q1 है ये Q2 है, इसके बीच में डिस्टेंस R है, ठीक है। यहाँ पर F जो लग रहा था वो कितना था, 100 न्यूटन था, ठीक है। यहाँ समझना जी, यहाँ फोर्स ऑन Q2 कितना था, 100 न्यूटन था। अब क्या कर दिया गया कि यही वाला सिस्टम, ये Q1 है
ये Q2 है और इसके बीच में R है डिस्टेंस, और पूरा में क्या भर दिया गया है, सपोज करो कि वाटर भर दिया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना होगा। तो समझिए गए ना, यहां लिखा फोर्स ऑन Q2, तो यहां पर इस पर कौन फोर्स लगाएगा बताओ तो, Q1, बाकी कोई है नहीं। इसका मतलब एक तरह से फोर्स ऑन Q2 लिखे चाहे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 लिखे, बात एक है। तो फोर्स ऑन Q2 का मतलब नेट फोर्स ऑन Q2, और नेट फोर्स में होगा कौन, तो यही ना केवल लगाएगा, आप कोई भी अपने पर फोर्स नहीं लगाएगा जी, समझ में आ रहा है क्या बोले। तो फोर्स ऑन Q2 लिखता, चाहे नेट फोर्स ऑन Q2 लिखता, चाहे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 लिखता, इस केस में तो सब एक ही चीज होगा। लेकिन यहां समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 और फोर्स ऑन Q2 में अंतर है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 का मतलब केवल Q1 का कारण, अब फोर्स ऑन Q2 का मतलब हो गया Q1 और वाटर दोनों के कारण, समझ में आ रहा होगा आपको। तो फोर्स ऑन Q2 यहां पर माने फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 100 न्यूटन है। तो समझ में आ गया हो कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 करोगे तो यहां भी कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन ही होगा। और अगर तो लिख दे क्या फोर्स ऑन Q2, तो ये किसके बराबर होगा बताओ तो अब Q2 पर ये भी लगाएगा, मीडियम वाला भी इफेक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 100/81 न्यूटन, क्योंकि पूरे भर दिए तो सारा टाइम से घटेगा ना जी। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो यार अच्छा, फोर्स ऑन Q1 इसमें पूछता तो कैसे करते, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 भी इतने होता। तो यहाँ पर एक समझ में आया कि फोर्स ऑन Q1 Q2 के कारण इतना होता, तो अगर केवल Q1 पर पूछता तो इस पर भी ना ये लगाता, वाटर लगाता, इस पे भी 81 टाइम्स घट जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे वो इतना नहीं करता है, अभी हम इसको इसलिए पकड़ लिए थे ना कि मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन किसी दिन फंसाए, तो फंसिएगा नहीं। बाकी क्या है कि इसको टू द पॉइंट कैसे याद रखते हैं कि भाई मीडियम डालते हैं तो किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो बदल जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। जनरली फुल इंसर्शन ही देता है तो एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाता है, समझ आ रहा। अगर टू द पॉइंट बोला जाए तो ऐसा हो गया। और ये याद रख लेना है कि वाटर का 81 होता है जो मैक्सिमम होता है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। कंडक्टर तो एक स्पेशल केस ना है जी, जिसमें इनफाइनाइट होता है, एप्सिलॉन r का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, देखो इसको बहुत ढंग से पढ़ाया जाता है, बुक वगैरह में देखोगे तो क्या किया जाता है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट किया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो सब करेंगे नहीं हम, सीधे आपको रिजल्ट याद रखना है, इसका बहुत कम यूज होता है। और यही एक चीज है, और एक जगह पर और होता है जो आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड में बायोट सावर्ट, उसमें क्या किया जाता है ना कि वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूला बताया जाता है। अदरवाइज जितना भी फॉर्मूला चलेगा सब में क्या चलेगा कि हम लोग मैग्नीट्यूड जानेंगे और डायरेक्शन फिजिकली देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जानेंगे, डायरेक्शन फिजिकली देखेंगे। दो जगह पर वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ा दिया जाता है, एक जगह पर कूलॉम्स लॉ में पढ़ा दिया जाता है, इसका तो पढ़ाया ही ना मैग्नीट्यूड वाला जी। दूसरा जगह पर क्या होगा कि केवल क्या चलेगा, मैग्नीट्यूड चलेगा, डायरेक्शन तो फिजिकली देख लीजिएगा। यहाँ पर पढ़ा दिया था, एक बायोट सावर्ट लॉ में पढ़ाया था। तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। कैसे आता है उसका कोई जरूरत नहीं, हमको नहीं जरूरत पड़ा, तुमको कैसे जरूरत पड़ जाएगा। यहाँ समझना, दो तीन चीज यहाँ सीखोगे जी जो पूरे फिजिक्स में काम तुमको देगा, पूरे फिजिक्स में। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे ना, हमेशा क्या होगा कि R क्रॉस V, तो V क्रॉस R तो R क्रॉस B, यही सब करना रहेगा। और उसमें डायरेक्शन कैसे देखा जाता है तो इसको समझो। ये Q1 है, ये Q2, ठीक है। तो इसका हम मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर होगा R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा R2 वेक्टर। तो अच्छा, दो पॉइंट है तो इसके बीच में वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी ना हो सकता है जी। तो अगर इधर हेड है तो वेक्टर जब बताया गया है कि हेड माइनस टेल होता है, अगर इधर है तो इधर से हेड माइनस टेल होगा। इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है हमेशा, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि
किधर हेड लेना है और किधर टेल लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस पर फोर्स देखना है वहां पर हेड लेना है पूरे फिजिक्स में। जिस जगह पर इफेक्ट देखना है वहां पर हेड रखना है, समझना। जिस पर फोर्स देखना है वहां हेड रखना है, जिस पर इफेक्ट देखना है वहां हेड रखना है। ये समझ में आया कि नहीं। जिसके कारण देखना है वहां टेल रखना है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ऐसे भी सोचो ना कि हमको किसी को, जिसको देखना है वहां हेड होता है, हमको उसको देखना है तो क्या बोलेंगे? उसको देखो, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको देखो। तो ये उंगली बता रहा है ना कि हेड उधर है। तो याद रखना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। और तुम जिसको देखोगे, मैंने समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट को तुम ऑब्जर्व करना चाहोगे उधर में जाएगा जी हेड। अरे बोलो यार। तो इसको ये एक जगह के लिए नहीं बता रहे हैं। पता चला करंट यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बच्चा को पता नहीं चल रहा है कि आर वेक्टर उधर लेंगे किधर लेंगे, इसी में वो कंफ्यूज रहता है। तो इसको कॉमन सेंस से सोचना है। ये करंट है, यहाँ पर क्या देखना है आपको? इफेक्ट देखना है। बताओ तो, अगर ये दोनों को मिला होगा तो हेड कहाँ रहेगा? हेड यहाँ रहेगा, क्योंकि जो इसको करेगा तो आर वेक्टर इधर मानोगे, क्रॉसो करोगे गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरे यही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है ना, थोड़ा थम के पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बार जो खुला तो पूरे फिजिक्स में है, जो कि आगे दिक्कत आपको नहीं होगा वेक्टर वाला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो बताओ तो यहाँ हेड होगा कि यहाँ पर हेड होगा? ये कैसे तुम अभी बता दोगे? बच्चा में ये सब रहता है, आर वेक्टर तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, वहां लिख देता है कि बउआ ये R2 है, ये R1, ऐसे लिख करके देता है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मुंह खोल करके नहीं बोल देना। वहां डाटा नहीं देगा R2 और R1, आपको पता करना है, ठीक है। तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि जिस पर क्या होगा? फोर्स लगेगा, वहां क्या देंगे? वहां हेड देंगे। हेड देंगे मैंने तीर वाला, अपना मुड़िया काट के नहीं रखना। या क्या होगा जी? जहां नहीं, जहां इफेक्ट देखना हो। इफेक्ट मतलब क्या हो गया? तो सब कंसीडर किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जहां इफेक्ट देखना हो वहां हेड देंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि इस पर फोर्स देखना है तो कोई ना कोई तो लगाते रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस पर देखना वहां हेड दीजिएगा, तो जो लगा रहा होगा वहां टेल जाएगा। तो ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे खाली लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होते रहता है। जिसके कारण क्या? फोर्स देखना है, क्या देते हैं? वहां टेल देते हैं। फोर्स लिख देते हैं या इफेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। वहां टेल देते हैं। तो इस चीज को समझिएगा। यहां देखना कि इसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, अभी डायरेक्शन नहीं दिए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फोर्स ऑन Q1 अगर लिखेंगे हम इस पर, तो यहाँ हेड रहेगा, यहाँ टेल रहेगा। तो आर वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा हेड माइनस टेल। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अरे बोलो यार। अगर जो हमको लिखना रहेगा फोर्स ऑन, इस ना रहेगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और रहेगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ऑन Q2 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ हेड होगा, यहाँ टेल होगा। तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा? दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इस केस में अगर आर वेक्टर आप लिखिएगा तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पूरे फिजिक्स में। क्योंकि यहाँ तो कम हम देखते बच्चा कंफ्यूज होते,
मैग्नेटिक फील्ड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हमेशा आपको डायरेक्शन चूज करना रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बोलो यार। ठीक है, अब सीधे केवल रिजल्ट लिख देते हैं। तो फोर्स जो होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में ये बराबर होगा K Q1 Q2 बाई, अच्छा दो ढंग से लिखा था ऐसे, RQ और यहाँ R वेक्टर। R वेक्टर में ये समझ में आया कि काहे हम नहीं लिखे R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2? जिस पर फोर्स देखना होगा वहां हेड करना और दूसरा पर टेल करना, तो लिखा ना जाएगा जी इस ढंग से। या इसी को कोई ऐसे भी लिख देता है, ये याद रख लेना, ठीक है? कैसे होता है हम जान के नहीं बता रहे, याद रखना ही बड़ा आसान है। F तो पहले पढ़ते थे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तब एगो नीचे भी बढ़ गया ऊपर में बढ़ गया, ऐसा करके याद रखना। तो ऊपर में क्या है कि वेक्टर फॉर्मेट में, या कोई इसको ऐसे भी लिखता है कि मैग्नीट्यूड कितना लगता था बताओ तो दोनों के बीच में, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो वेक्टर कैसे लिखा था, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इसको ऐसे भी कर सकता है, यहाँ से भी आर ला करके कर लेता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे क्या करना चिरट जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर क्या हो, आर क्यू है, इसका मतलब क्या समझे कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर निकालोगे ना तो जो उसका मैग्नीट्यूड है उसका क्यू। अरे बोलो यार, ये वाला तो वेक्टर फॉर्मेट में है ही। अच्छा ये समझ में आ रहा है आपको कि ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेट में है, तो अगर Q प्लस में है प्लस में पुट करोगे, माइनस में है तो माइनस में पुट करोगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम तो याद करके आए, तुम कहाँ जाओगे? समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझिएगा कि अगर मैग्नीट्यूड है, कभी भी जिस समय कभी आपको आगे जरूरत पड़ेगा, मान लिया कि हम तो अभी क्या बताएं आपको कि मैं यहाँ पर नहीं पहले बताए थे कि मैग्नीट्यूड रहेगा तो हम लोग साइन को नहीं पुट करते। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तब का हम बात करें, स्केलर वाला तो आगे हम बताएंगे। अरे कोई चीजें हैं जो कि स्केलर है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, एक बात बता रहे हैं, या एनर्जी स्केलर है, तो स्केलर में हमेशा साइन के साथ किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वहां पर ये नहीं सोचना है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, दिस निकालना, देख निकालना। उतारिए नहीं जी, उतारिए नहीं। समझ में आया क्या बोले? वेक्टर में और स्केलर में अंतर, कोई चीज स्केलर है तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें साइन उनके साथ सब पुट करो हमेशा। जो वेक्टर है उसमें दो रास्ता है कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो या वेक्टर फॉर्मेट में निकाल रहे हो। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बिना साइन के साथ यूज करना, और अगर वेक्टर फॉर्मेट में यूज करोगे तो साइन के साथ यूज करना। समझ में आ रहा है? जो हम ही मान लिया किसी जगह पर क्या करें कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ना हुआ जी, तो कितना है ये अगर निकालना है मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे, विदाउट साइन पुट करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालना है केवल, विदाउट साइन पुट करेंगे। उस समय अगर बोले कि नहीं 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 वहां पर तो नहीं पुट किए थे, यहां पर पुट कर देते हैं साइन के साथ, मेरा गट्टा धर लेना। अरे वहां तो ऐसे बोले थे, यहां पर ऐसे बोल रहे हो। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं कि सब जगह पर यूनिफॉर्म वो चलता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बोलो जी। तो इसी को ध्यान दीजिएगा कि ये चूंकि वेक्टर फॉर्मेट में, तो यहाँ पर अगर Q1 5 माइक्रोकूलम दिया तो 5 माइक्रोकूलम पुट करोगे, -5 माइक्रोकूलम दिया तो -5 माइक्रोकूलम पुट करोगे, और जो इसके पहले बताया था मैग्नीट्यूड वाला वहां -5 भी देगा तो 5 पुट करोगे। तो ये इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है कि कहीं पर आप माइनस वाला लेते हैं, कहीं पर माइनस नहीं लेते हैं। क्लियर हुआ है? तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब चलो एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है कि एक चार्ज है और ये जो है वो 5 माइक्रोकूलम है इसका वैल्यू, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 1 और कुछ भी बोल देते, चलो 3 बोल देते, ठीक है? और ये वाला जो है वो -6 माइक्रोकूलम है, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 0 -2 और 7। चलो सपोज ऐसा दिया है, ठीक है? आपको बोल रहा है फोर्स ऑन
कुछ भी -6 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है उस पर ये लगाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड निकालना है कि वेक्टर फॉर्मेट में निकालना है? नहीं कोऑर्डिनेट दिया तो नहीं, समझना ऑप्शन वहां दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन अगर आई कैप के कैप में दे दिया तो वेक्टर फॉर्मेट में दिया है, अरे बोलो जी। और अगर केवल लिखा है इतना न्यूटन इतना न्यूटन इतना न्यूटन, इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो चलो हम इसको दोनों ढंग से डील करते हैं। तो पहला तो क्या हो गया कि वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? f का वैल्यू कितना हो जाएगा k, तो k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ q1, किसी को भी q1 q2 मान लो, तो ये हो गया q1 तो 5 माइक्रो, अरे बोलो यार q2। क्या माइनस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में यूज करने जा रहे हैं। -6 × 10⁻⁻⁶ तो माइक्रो का है बाई RQ। तो RQ का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका Q, या तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका Q करो, या वेक्टर फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड निकाल लो उसका Q करो। बात है क्या हुआ जी? तो दो पॉइंट के बीच में दूरी कितना होता है, तो या तो वेक्टर फॉर्मेट में निकाल कर मैग्नीट्यूड करो, या डायरेक्ट भी तुम कैसे निकाल सकते हो? तो याद रहता है ना अंडर रूट समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर। अरे बोलो जी। तो अच्छा वेक्टर फॉर्मेट में कहां पर दोगे हेड, बताओ तो? फोर्स ऑन -6, मतलब -6 पर लापर करना है। तो ये समझ में आया कि हेड यहां पर पड़ेगा, तो वेक्टर फॉर्मेट में काम आएगा। इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हेड नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। अरे दो के बीच में डिस्टेंस तो फिक्स नहीं, चाहिए इधर हेड दो चाहिए इधर हेड दो। लेकिन यहाँ जो r वेक्टर तुम लिखने वाले हो उसमें तो तुमको हेड का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा 10 - 10, तो यहाँ से 0 - 0 0 है, क्या बोलेगा 10 - 10, तो कितना हो गया -3j का। अरे बोलो यार, और इसमें से इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा 4k का। वेक्टर में बताया गया है। और यहाँ पर क्या लिखना है? तो या तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के q कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर या तो 5 का q डायरेक्ट ये निकालो, इसी का मैग्नीट्यूड का q कर दो। बोलो यार, या क्या करेंगे कि डायरेक्ट अगर डिस्टेंस निकालना है तो घटा दो, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस इतना में से इतना गया तो -3 का स्क्वायर 9, आप प्लस करोगे तो ये 16, तो ये आ गया 5। अरे कुछ नहीं है यार, देख लो बोरिंग लग रहा है क्या? तो ये चीज आप समझिएगा कि ये वेक्टर कितना हो गया k q1 q2, साइन जो रहता है अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस से देते, तो k q1 q2 बाई rq इनटू r वेक्टर। r वेक्टर में कहाँ हेड होगा कहाँ टेल होगा, सब ना एकदम वेक्टर फॉर्मेट में वो देगा तुमको ऑप्शन। तो एकदम मान लो ये कि एक बार इधर हेड करके तो तुमको वहां देगा, और एक बार इधर हेड करके तो तुमको वहां देगा, दोनों ऑप्शन तुमको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वहीं पर बच्चा में गलती होता है, इसलिए हम हेड वाला पर बहुत जोर दे रहे हैं कि कहाँ हेड पड़ेगा कहाँ टेल, तो वही तो बताएगा कि आर वेक्टर किधर होगा। और एक जगह पर नहीं 50 जगह से कम नहीं यूज होता है। पूरा मैग्नेटिक फील्ड में किधर आर लेना है किधर क्या लेना है सब यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मतलब सब जगह पर यूज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तुमको यूज होगा, वेक्टर फॉर्मेट में कहेगा तो। अरे बोलो जी, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इसी को डील कर लीजिएगा और क्या। तो देख लीजिएगा जो भी है। तो ये 5 से तो यहाँ पर 25 हो गए, अब बाकी कर लेना यार। तो ये कितना हो गया -54, और ये हो गया 10⁻³ बाई 25 -3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये किसके बराबर होगा माइनस, या तो इसे लगा दीजिए या अंदर भी कर दे सकते हो, कर लीजिएगा आप, ठीक है जो भी है। तो 54 25 10⁻³ माइनस को कोई अंदर भी कर सकता है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जो भी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा एक चीज समझना, अगर इस दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड निकालना रहता तो ऐसे भी बनाया जा सकता था कि वेक्टर फॉर्मेट में लेके आप मैग्नीट्यूड करो, लेकिन वो बेवकूफी ना हो जाता जी। डायरेक्ट हम लोग कैसे करते k q1 q2, अब भाई इसके बीच में डिस्टेंस से निकाल लेते, उसका स्क्वायर करते डायरेक्ट चला आता।
नहीं समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड निकालना होता वेक्टर वाला नहीं यूज करेगा फॉर्मेट, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड पूछा तो डायरेक्टर क्या Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दो कोऑर्डिनेट के बीच में आप R जानते हैं कैसे निकलता है, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा चला है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ न्यूमेरिकल में इधर हो जाएगा तो अपना देख लीजिएगा। तो क्लियर हुआ? तो अगर जो पूछेगा जनरली ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट देता है ना तो वेक्टर फॉर्मेट में पूछने का चांस रहता है, लेकिन आप किसको देख लीजिएगा पहले, ऑप्शन को देख लीजिएगा। ये बात समझ में आ रहा है? वेक्टर फॉर्मेट में देगा वेक्टर फॉर्मेट का यूज कर लीजिएगा, स्केलर फॉर्मेट में देगा मैग्नीट्यूड का बात करेगा तो मतलब हाँ डायरेक्ट Q1 Q2 बाई R पर, ये नहीं कि वेक्टर में निकाले तब मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा इसको कोई ऐसे भी कर सकता था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकाल लेता, R वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख देता तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड का तो नहीं आता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब एक चीज ध्यान दो, मैंने अब वेक्टर फॉर्मेट भी एक तरह से खत्म हो गया। अरे बोलो यार, थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, क्वेश्चन में नहीं फंसाएगा, ऑप्शन में फंसाएगा। देखना 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 देखना। और ये वाला जो है वो 10 नैनो कूलम, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी 10 मीटर हम लोग डिस्टेंस ले लिए हैं, ऐसा करते ऐसा। फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से बहुत सारा चीज तुमको क्लियर होगा। अभी सीधे एज ए रिजल्ट याद रख लेना। तो पहले फोर्स का वैल्यू निकालो तब ऑप्शन सेट करते हैं। हमको ऑप्शन याद नहीं है तो पहले एफ का वैल्यू निकालो तो मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 10 के माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनो माइक्रो ये सब नहीं छूटे जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? पता चला कि खास करके लड़की लोग आप लोग को एकदम खुश कर दिया कि पता है तुमको हम 10 और उसके बाद धीरे से बोला नैनो रुपीस देंगे, पूरा खुश हो गई वो। 10 नैनो का मतलब क्या हुआ? 10 टू पावर -9 इंटू 10 10 टू पावर -8। एक को पैसा नहीं हुआ, उसका भी 1000 भाग कर दो। तो खूब उछल रही थी, करे हमको बहुत पैसा देने वाला है, गाड़ी खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे। आज अब धीरे से फिर बोला कि देखो ना हम धीरे से नैनो बोले थे ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैंने हम इतना बताना चाह रहे हैं ना कि नैनो मैग्नीट्यूड पर असर कर जाएगा पूरी तरह से। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं जी? हाँ तो बोले 10 करोड़ और धीरे से बोलेगा नैनो तो पता चला आ गया कितना, तो 0.1 रुपये। इस चीज को समझना, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि बच्चा क्या होता है कि नैनो माइक्रो छूट जाता है उससे, तो ये हैबिट डालिए कि छूटे नहीं। और जहां जो छूटा तो उसी का तो फिराक में है एग्जाम में, वो ऑप्शन में दिए हुए रहेगा। ऑप्शन में देखते कैसे 10 टू पावर -8 10 टू पावर -9 10 टू पावर -10। समझ आ रहा है? मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। इस चीज को समझिएगा। तो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इतना हो गया। ये किसके बराबर हो गया? देखिए 9 से 9 तो कट गया। चलो संजोग से ऐसा है, ये कितना हो गया? 9 न्यूटन। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर तुमको दिक्कत हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 8 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया है 9 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 न्यूटन, चौथा ऑप्शन दिया है कुछ चलो 11 न्यूटन। बताओ तो कौन ऑप्शन मारोगे? अब कुछ लोग सोचेगा करे कुछ बात होगा इसमें। 9 न्यूटन। समझना हम क्या सिखाने जा रहे हैं इसमें। मैंने ये हो गया कौन? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन ऐसे भी सेट कर सकता था 8 न्यूटन 9 न्यूटन -8 न्यूटन -9 न्यूटन। समझना जी, समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर ऑप्शन से ये इंटेंशन दे दे कि मैग्नीट्यूड लिखा, आई तक जगह में लिखा है नहीं तो मैग्नीट्यूड ही लिखे,
लेकिन अगर जो साइन को बदल दे तो इसका मतलब ये होता है कि वो अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में भी सोचना चाह रहा है। तो ये -10 है, ये +10, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब देखो, इस ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है इस केस में, लेकिन इस केस में ये ऑप्शन सही है मैग्नीट्यूड वाइज, ये वाला मैग्नीट्यूड तो बताया ही नहीं और माइनस बता रहा है अट्रैक्टिवनेस को। तो कौन सही होगा? ये वाला होगा। ये बात सुना ना, अगर यहाँ प्लस कर दो तो मैग्नीट्यूड निकालोगे 9 आएगा, तब तो ये वाला ही सही हो जाता। और इस केस में कौन सही होता? तब भी यही सही होता। तो ये चीज समझना, क्या ये डाटा वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है? तो डाटा वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है। तो बच्चा सोचेगा कि केवल मैग्नीट्यूड ही हमको लिखना है, तो यूज जो भी करोगे फॉर्मूला उसमें साइन तुम नहीं दोगे। बस खाली एक दिमाग में ये रहना चाहिए कि कभी फोर्स के केस में, समझ आ रहा है कि नहीं, अगर जो प्लस माइनस के केवल लोचा किया है तो इसका मतलब वो ये भी सोचने के लिए बोल रहा है कि अट्रैक्टिवनेस है या रिपल्सिव है। बात समझना है? मैंने उस एग्जांपल के थ्रू कुछ समझ में आया आपको क्या बोले? अगर माइनस नहीं देगा तब तो क्या है कि मैग्नीट्यूड वाला ही होगा, और माइनस देगा तो माइनस वाला होगा। हम ये नहीं बोल रहे अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो माइनस वाला हो जाएगा। समझा? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है ना कि वो आई कैप जे कैप के कैप में आपको नहीं दिया, तो वेक्टर फॉर्मेट में वो नहीं है, तो उसी को बताने के लिए अगर आई कैप जे कैप के कैप में रहता तो दिमाग ही खराब होगा। सीधे क्या वेक्टर फॉर्मेट वाला लिखिए, आंसर आ गया। तो ये समझ में आया आपको क्या बोले? कभी भी ऐसा बहुत जगह पर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? पूरा ग्रेविटेशन में जी कूलॉम्स लॉ में जैसे होता है Q1Q2/r², वहां भी होता है Gm1m2/r², लेकिन वहां माइनस लगा करके सब फॉर्मूला को यूज किया था। उसका रीजन क्या होता है ना कि वहां पर केवल एट्रैक्टिव फोर्स होता है, यहाँ तो रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। और ग्रेविटेशन में क्या होता है? केवल एट्रैक्शन होता है। तो वहां पर क्या होता है कि माइनस सब जगह पर आता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो हम उस पर तो बाद में जाएंगे, इसके बाद ग्रेविटेशन देखना है। अभी हम यूजुअली क्या बता रहे हैं उस एग्जाम्पल के हेल्प से कि आपको समझ जाना है कि कहाँ गलती होता है, कि फोर्स में भी अगर मैग्नीट्यूड ही लिखेगा लेकिन अगर प्लस माइनस का खेल किए हुए रहेगा तो आप ये सोच लीजिएगा कि अट्रैक्शन है या रिपल्सन। समझ में आया? उस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एक ऑप्शन में 9 न्यूटन सही है, अगर साइन नहीं दिया है तो, लेकिन इसमें दिया तो हम डायरेक्ट मार देंगे -9। पहले देखें करिए, ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब वो अट्रैक्शन रिपल्सन के ही बारे में सोच रहा है, तो वहां से देखेंगे अट्रैक्शन है। अब समझना, कुछ टीचर इसको या कोई भी कैसे एक्सप्लेन करेगा कि देखो बेटा ये K है, यहाँ पर क्या है कि Q1 है, और यहाँ पर क्या पुट कर देना? माइनस पुट कर देना। तुम हमको ही पकड़ लोगे, कभी तो बोले थे मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो माइनस नहीं यूज करना। अरे समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हालांकि ओवरऑल देखो तो ये वाला जो है ये एक तरह से वेक्टर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि तो अट्रैक्शन रिपल्सन कर रहा है जी। तो इसमें एक शॉर्ट फॉर्मेट भी बताया जाता है बच्चा को कि अगर जो प्लस माइनस वाला रखेगा ना तो साइन के साथ रखना, लेकिन हम उसे नहीं बोलना चाहते क्योंकि एक जगह बोलेंगे तुम 10 जगह गलती करोगे। तो हम तुमको यही सिखाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप में है तो वेक्टर फॉर्मेट में यूज करना तो साइन के साथ देना, और आई कैप जे कैप के कैप में नहीं है तो केवल मैग्नीट्यूड निकालना, साइन के साथ पुट नहीं करना। और अगर जो गलती से ऑप्शन में प्लस माइनस का खेल रहेगा तो ये समझ लेना कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। अगर रिपल्सन रहेगा तो मैं वही वाला होगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, केवल माइनस इंडिकेशन हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई अट्रैक्ट कर रहा है? आई होप क्लियर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो ठीक है, उतारिए इसको।